नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विषय में भूगोल खंड के अंतर्गत दूसरे लेसन का, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, का अध्ययन करेंगे। आज का यह वीडियो इस लेसन का 5वां वीडियो होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारतीय मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल, आइए इसके बारे में देखते हैं। इसका विस्तार भारत में कहाँ है? थार के मरुस्थल का विस्तार मैप में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसको आप इस सिंबल से दिखा सकते हैं। हालांकि आप किसी भी भौतिक प्रदेश को दिखाने के लिए सिंबल के मामले में स्वतंत्र है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। हमने इसको दिखाने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया है, क्योंकि इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर बालू के रेत पाए जाते हैं। एक सिंबल हम बना लेंगे क्योंकि इसमें हमको 3 प्रदेशों को दिखाना है, इसलिए तो जो डॉट डॉट से दिखाया गया है वह भारतीय मरुस्थल है। भारतीय मरुस्थल, ये मैप में हो गया। आइए देखते हैं किन किन राज्यों के अंतर्गत इस थार के मरुस्थल का या भारतीय मरुस्थल का विस्तार है। तो मेनली मुख्यतः थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य के अंतर्गत है। इसके अलावा इसका कुछ भाग पंजाब और कुछ भाग गुजरात का भी इसके अंतर्गत आता है, जहां पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। आगे आपको बताया जाएगा कि इस क्षेत्र में मरुस्थल क्यों पाया जाता है जब आप भारत के जलवायु का अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर वर्षा जो होती है वह 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर बालू के रेत पाए जाते हैं। वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, वनस्पतियों की कमी पाई जाती है। जो भी वनस्पतियाँ होती हैं वह काफ़ी छोटी होती हैं, उनका विकास कम होता है, उसमें पत्तियों की संख्या कम होती है, कांटे अधिक पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां हैं वह है खजूर हुआ, बबूल हुआ, इसके अलावा तमाम प्रकार की कटीली झाड़ियां इन क्षेत्रों में मिलती हैं। इन क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी जल स्रोत पाए जाते हैं उसके आसपास तमाम प्रकार की वनस्पतियां एवं झाड़ियाँ उगाती हैं, जिन्हें मरु उद्यान कहा जाता है। देखिए, इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी होने की वजह से, थार के मरुस्थल में वर्षा की कमी होने की वजह से नदियों की संख्या कम पाई जाती है, या जो नदियाँ होती हैं वह कम विस्तृत होती हैं। खासकर नदियाँ जो पाई जाती हैं वह मौसमी होती हैं, जो वर्षा के दिनों में प्रवाहित होती हैं और अन्यत्र दिनों में सूख जाती हैं। और जो भी नदियाँ होती हैं वह आंतरिक नदियाँ होती हैं, यानी कि सागर समुद्र तक नहीं जाती हैं, सागर समुद्र में नहीं मिलती हैं। इनका जल मरुस्थल में ही सूख जाता है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वह है लूनी। इस क्षेत्र में जहाँ कहीं जल स्रोत या पाए जाते हैं या झील पाई जाती है, जो कि इन क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह होता है, इसलिए इन झीलों में लवणता काफ़ी अधिक पाई जाती है।
इसलिए इन झीलों से नमक तैयार किया जाता है। नमक तैयार करने वाली ऐसी झीलों के एग्जाम्पल डिडवाना, सांभर आदि हैं। तो ये कुछ जानकारी रही भारतीय मरुस्थल के बारे में या थार के मरुस्थल के बारे में। अब आइए, अब हम लोग समुद्र तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका विस्तार देखेंगे कि समुद्र तटीय मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग दक्षिण के पठारी भाग का जब अध्ययन कर रहे थे तब हम लोगों ने अध्ययन किया था कि दक्षिण के पठारी भाग के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर पर्वत श्रृंखलाओं का या पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जिन्हें पूर्व में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको पूर्वी घाट की पहाड़ियां और जो पश्चिम में पर्वत श्रेणियां हैं उनको पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व में इन्हीं पूर्वी घाट की पहाड़ियों और बंगाल की, आप लोग पहले से जान रहे हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो पूर्वी घाट की पहाड़ियां व बंगाल की खाड़ी के मध्य, इसके अलावा पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां एवं अरब सागर के मध्य सकरे मैदान का विस्तार पाया जाता है, जिसे समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इस समुद्र तटीय मैदान का विस्तार जो है वह गुजरात के तट से लेकर के पश्चिम में गुजरात के तट से लेकर के पूर्व में पश्चिम बंगाल के तट तक पाया जाता है। देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। समुद्र तटीय मैदान को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया जाता है। तब इसको हम मानचित्र पर प्रदर्शित कर देते हैं, क्रॉस लाइन से इसको दिखा देते हैं। हालांकि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी सिंबल का, किसी भी संकेत का आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगे। हमने क्रॉस लाइन का प्रयोग कर दिया है। यहाँ हम सिंबल के रूप में इसको दिखा भी देंगे कि जो क्रॉस लाइनों से जो चीजें आपको मैप में दिख रही हैं वह क्या है, वो है समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। तो यह है हमारा समुद्र तटीय मैदान, और अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और नंबर 2 पूर्वी तटीय मैदान। अब आइए दोनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को देखते हैं। देखिए, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का विस्तार गुजरात के तट से लेकर के उत्तर में गुजरात के तट से लेकर के दक्षिण में केरल के तट तक या कुमारी अंतरीप तक है। यह मैदान पूर्व तटीय मैदान की अपेक्षा सकरा है, क्योंकि पश्चिम तटीय मैदान का ढाल काफी तीव्र है और पश्चिम की तरफ बहुत कम नदियां प्रवाहित होती हैं या अरब सागर में बहुत कम नदियां गिरती हैं, और साथ ही इनका पश्चिमी घाट का ढाल भी तीव्र है, जिससे ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जिससे यहाँ पर मैदान जो है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाया है। नदियां अपने, चूंकि कम संख्या में नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में कम मात्रा में अवसाद भी आते हैं, इसलिए पश्चिमी तटीय जो मैदान है यह सकरा है। किसकी अपेक्षा? पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा। अब पूर्वी तटीय मैदान विस्तृत है, तो क्यों विस्तृत है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जब अभी हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को स्थानीय स्तर पर 3 नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र का जो तट है
गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र का जो तट है उसको गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, देखिए गुजरात और महाराष्ट्र का जो तट है उसको कोंकण तट के नाम से, किस तट के नाम से? कोंकण। और कर्नाटक और गोवा का जो तट है या कर्नाटक का जो तट है वो कन्नड़ तट के नाम से, और केरल का जो तट है वह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस स्तर पर? स्थानीय स्तर पर, यानी कि स्थानीय स्तर पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आइए पूर्वी तटीय मैदान का अध्ययन करते हैं। देखिए पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उत्तर में पश्चिम बंगाल से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु के तट तक या कुमारी अंतरीप तक है। इस तट का विस्तार पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक है, या इस तट की चौड़ाई पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वह उत्तर से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसलिए इस पठार पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी आदि नदियां अपने साथ अवसादों को ला करके बंगाल की खाड़ी में जमा करती हैं, जिससे इनके द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। फलस्वरूप ये पूर्वी तटीय मैदान जो है वह काफी विस्तृत हो गया है। पूर्वी तटीय मैदान को स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा समुद्र तटीय मैदान के बारे में। अब हम लोग द्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि के अलावा, भारत की मुख्य भूमि के अलावा भारत का कुछ और भी क्षेत्र है जो द्वीप समूहों के रूप में है। आप मैप पे इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। केरल के तट के पास आप, और बंगाल की खाड़ी में, देखिए भारत की मुख्य भूमि के अलावा भारत के कुछ और भी क्षेत्र हैं जो द्वीप समूह के रूप में हैं, जो कि दो भागों में है, या अध्ययन की सुविधा के लिए इनको दो भागों में बांटा जाता है, दो अलग अलग क्षेत्रों में है। जैसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह स्थित हैं उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से, और पश्चिम में जो द्वीप समूह हैं उनको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आइए
दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम लक्षद्वीप, क्या लक्षद्वीप, आइए लक्षद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के तट के पास स्थित द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह परवालों या मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। इस द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 43 द्वीप हैं। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। जैव विविधता की दृष्टि से ये द्वीप समूह काफी महत्वपूर्ण है। पीटली द्वीप इसी द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित है, जो कि जनविहीन है, जहां पर कोई मानव बस्ती या मानव नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। लक्षद्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। आइए अब अरब सागर के द्वीप समूह को देख लिए। अब आइए हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप समूह स्थित है उसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। एक चीज यहाँ पर मिस हो गया है लक्षद्वीप के बारे में। देखिए 1973 के पहले इस लक्षद्वीप को 1973 के पहले इस लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, एमिन द्वीप और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था, किंतु 1973 में इसका नाम परिवर्तित करके लक्षद्वीप कर दिया गया है। आइए फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप समूह स्थित है उसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत की मुख्य भूमि से सुदूर स्थित द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है, जो कि निर्जमित हो गया है या समुद्र में धंस गया है। इस द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 204 द्वीप आते हैं। इसके दो भाग हैं, उत्तरी भाग को अंडमान के नाम से और दक्षिणी भाग को निकोबार के नाम से जाना जाता है। भारत का जो सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 2004 के आए सुनामी में प्रवाहित हो गया है, इसी द्वीप समूह का भाग है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसी द्वीप समूह के अंतर्गत बैरन द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, काफी संपन्न है, क्योंकि यह द्वीप समूह भूमध्य रेखा के काफी समीप स्थित है। इसलिए इस द्वीप समूह की जलवायु जो है वह भूमध्य रेखीय है। इसलिए यह द्वीप समूह जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का एक केंद्र शासित राज्य है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। तो ये रहे भारत के भौतिक प्रदेश। देखिए इसके लिए तो हम यहाँ पर सिंबल का प्रयोग ना करके हम कलर का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्योंकि
इन सब पर सिंबल बनाना या मैप पे उन सिंबल को प्रदर्शित करना काफ़ी कठिन होगा, इसलिए हम इसको किसी कलर के माध्यम से दिखा सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप किसी भी कलर को यहाँ पर करके और लिख सकते हैं द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग देखिए, ये रहे भारत के भौतिक प्रदेश। अब हम देखेंगे कि भारत में भौतिक बनावट की दृश्य काफ़ी भिन्नता है। अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, किंतु ये भौतिक स्वरूप भारत को एकता के सूत्र में बांधते हैं, भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भौतिक प्रदेश एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर का जो विशाल मैदान है, यह खाद्यान्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो समस्त भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति करता है, लोगों का भरण पोषण करता है। जैसे कि उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वह नदियों की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है वह खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारा जो मरुस्थलीय भाग है या संगमरमर, नमक आदि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारा जो लक्षद्वीप है या सामरिक दृष्टि, लक्षद्वीप या द्वीपीय भाग है, यह सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारा जो तटीय क्षेत्र है ये भी व्यापार आदि की दृष्टि से एवं खाद्यान्न उत्पादन आदि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी भौतिक प्रदेश मिलकर के भारत को एकता के सूत्र में बांधते हैं, वह भारत को मजबूती प्रदान करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में ही आपका ये लेसन समाप्त होता है। लेसन से संबंधित जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे गए हैं, आप उन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। जिस किसी भी क्वेश्चन पे समस्या आती है, आप कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।